कि ये मैं आपके शो पे कह रहा हूँ, मैंने आज तक आई थिंक ये चीज़ मैंने कभी कही नहीं है कहीं पर भी। एंड आई थिंक इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर पीपल टू नो दिस। एंड आई एम सॉरी, आई लाइक टू से सॉरी टू अभिजीत एज वेल कि आई एम ब्रिंगिंग दिस अप आफ्टर सो मेनी ईयर्स। हाय, मैं हूँ अमित साना, और मैंने आज इस इंटरव्यू में सिद्धार्थ कनन के साथ पूरी तरीके से अपने दिल को खोल कर वो बातें की हैं जो मैंने कभी नहीं की हैं। सो मैं आप सबसे चाहूँगा कि आप सिद्धार्थ कनन के यूट्यूब चैनल को डेफिनेटली सब्सक्राइब करें, एंड देयर सम अमेजिंग इंटरव्यूज वेटिंग फॉर यू। अमित, पूरी दुनिया जानना चाहती है। फर्स्ट रनर अप इंडियन आइडल, मेगा स्टारडम। तुम, अभिजीत सावंत, राहुल वैद्य, जो कहते हैं ना, स्टारडम जो आपने देखी रियलिटी शोज की, जो आज तक बहुत लोग मैच नहीं कर पाएंगे। और उसके बाद अमित साना गायब। जेन्युइनली बताओ, क्या हुआ भाई? आई थिंक सवाल में ही आंसर है। जब आप इतना सारा स्टारडम अचानक देखते हो, सो इट काइंड ऑफ कंफ्यूजेस यू फॉर श्योर। मैं भिलाई से, मतलब एक छोटा सा स्मॉल टाउन है, एंड वेरी एकेडमिक एकेडमिक टाउन है बोलना चाहिए। वहाँ पे पढ़ाई पे ही ज़्यादा मतलब फोकस होता है, स्मॉल काइंड। सो मुझे जब मैं बॉम्बे आया, इट वाज क्वाइट अ कल्चरल शॉक फॉर मी। और मैं आई डोंट वांट टू से दिस इन अ बैड सेंस और समथिंग, बट मुझे पता नहीं था, मुझे कोई एक्सपोजर नहीं था कि बॉलीवुड दिस दैट, और टू बी ऑनेस्ट मैं उस बैकग्राउंड से आता हूँ जब मैंने कभी किसी आर्टिस्ट का, मतलब बाय आर्टिस्ट आई मीन किसी बॉलीवुड आर्टिस्ट का, सिंगर का कभी लाइव शो भी नहीं देखा लाइफ में। All I used to sing was ghazals, bhajans, classical, concerts. That's what I used to do. So वहाँ से, बट मेरा हमेशा से एक लगाव हो गया था कि क्योंकि मैं उस समय सोनू जी को देखता था, जान, दीवाना, ऑल दोज एल्बम्स, एंड ऑफ कोर्स लकी अली। ये मैं देखता था, वाह यार, दिस इज ब्यूटीफुल म्यूजिक, मुझे यही करना है, मुझे क्लासिकल में नहीं आगे जाना है। सो ये चीज़ मुझे खींच कर यहाँ लेके आ गई, बाई गॉड्स ग्रेस में इधर आ गया। बट I was not ready to face this, the Bollywood thing, this culture, बॉम्बे का कल्चर जो था उस समय। इतना डेस्परेशन मैंने देखा ना, एंड डेस्परेशन किसके साथ देखा? एवरीवन इन एवरीवन्स आईज, मतलब इट्स लाइक कि मुझे काम चाहिए, मुझे काम चाहिए, मुझे काम चाहिए। ये जो चीज़, एक डेस्परेशन मैंने देखा, एंड मे बी दैट वर्क्स टू गेट वर्क एंड ऑल दैट। बट ये चीज़ मुझे कहीं ना कहीं डरा गई। और जो उस समय मैंने देखा, ना ही अपने सिर्फ से बाहर ही नहीं, मैंने इनफैक्ट अपनी खुद की फैमिली में भी ये चीज़ मुझे नज़र आई कि मैं ओवरनाइट अमित साना बन गया सबके लिए, यू नो। एंड इट फेल्ट वेरी वियर्ड, टू बी ऑनेस्ट। मैंने कभी अपने आप को उस तरीके से देखा नहीं। एंड वो जो एक, अब मुझे लगता है कि इट इट वाज नेचुरल फॉर एवरीवन, बिकॉज किसी को पता नहीं था कि मैं अचानक इस जगह पे, इस स्तर पे पहुंच जाऊंगा। सो वो सबके लिए आई थिंक वो उम्मीद करना, क्योंकि एक आदमी आगे जाता है तो फिर सबकी उम्मीद लग जाती है उसके साथ, एंड सडनली दैट पर्सन बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट। एंड फॉर दैट पर्सन, अच्छा, स्ट्रेंजली आई एम नॉट दैट काइंड ऑफ अ पर्सन जो उस चीज़ को, बोलते हैं ना कि आप, जैसे सपोज अब मैं आपको सिद्धार्थ भाई बोलूँ, तो यू आर अ स्वीट पर्सन, यू विल गिव मी इक्वल अमाउंट ऑफ रिस्पेक्ट। बट कुछ लोग ऐसे होते हैं जो, हाँ बोलो, ऐसे ऐसे बात करेंगे, अथॉरिटेरियन हो जाएंगे थोड़े से। दिल स्टार्ट enjoying that and they'll make sure that others keep giving him that same amount of respect, मैं वैसा नहीं था, आज भी नहीं हूँ। सो मुझे वो बहुत चीज़ ऐसे वियर्ड लगती थी। सामने से आ रही है मुझे, अब मैं ये नहीं बोल सकता कि आप मुझे ऐसे ट्रीट मत कीजिए, बट ऐसा होता था। ये घर की बात है, बाहर मैं देख रहा हूँ कि हर जगह लाइक एवरीवन इज सडनली वेरी इंटरेस्टेड इन मी, एंड मैं कहीं जा रहा हूँ तो दे वांट, उनका प्यार है, मैं मना नहीं करता। बट कई जगह ये भी दिखता था कि बिकॉज पीपल स्ट्रगल हियर सो मच। एक छोटे सा मकाम पाने के लिए कितना स्ट्रगल करना पड़ता है, हर दिन एक काम पाने के लिए कितना कुछ स्ट्रगल करना पड़ता है। तो मैं देख रहा हूँ कहीं फैशन डिज़ाइनर आ रहा है, मैं आपके ड्रेस डिज़ाइन कर दूंगा, आप मेरा ड्रेस पहनो। और मेरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम, मैं ना नहीं बोल सकता किसी को।
सो मैंने क्या किया, अब मैं किस किस को हाँ बोलूँ, किस चीज़ के लिए हाँ बोलूँ, कहाँ कहाँ जाऊँ. एंड आई कैन नॉट नेम पीपल एंड इंस्टेंसेस वेयर आई हैव बीन टू, एंड आई फेल्ट द काइंड ऑफ रिस्पेक्ट दैट आई यूज्ड टू हैव फॉर देम सडनली डिमिनिश्ड. और ये कौन, किस तरह के लोग थे? They were actors. They were good actors. But मेरी गलती हो सकती है, आज भी मेरी शायद समझ हो सकती है कम हो, उतनी मैच्योर नहीं हुआ हो सकता है मैं, बट मुझे ऐसा लगा कि everyone is so desperate about work, and why do they even want me to be there? In what ways will I be able to help them? मैं नहीं कर नहीं, पर सकता. ये एक्टर्स के लिए जो इज्जत गिरी थी, किन कारण की वजह से गिरी थी? क्या वो दूसरों के साथ एटीट्यूड फेंकते थे, या बनावटी थे, या फिर कुछ हुआ आप लोगों के बीच में? नहीं, कुछ नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ. मुझे सिर्फ इसलिए मुझे रेस्पेक्ट कम लगा, मुझे ऐसा लगा कि एक तो बनावटीपन मुझे बहुत लगा, जैसे आप बोलते हैं ना कि एक तो आप दिल से तारीफ करते हैं, इन अ सोबर वे, एंड यू आर सोबर, और एक आप ऐसे ही मतलब चाहते हैं कि आप आए उनके साथ, और मैं अभी भी बोल रहा हूँ बिकॉज वो इस स्तर पे थे कि मैं कल का लड़का, आई एम वेरी ऑनेस्ट, मैं कल का लड़का आज फेमस हो गया. वाई एम आई बीइंग सो इम्पॉर्टेंट फॉर देम, एंड वाई डू दे इवन नीड मी टू बी देयर इन दैट पार्टी वेयर they can't even connect with me, so वो कनेक्ट नहीं कर पा रहे मेरे साथ, मैं उनके साथ कनेक्ट नहीं कर पा रहा हूँ, और मुझे उनका वो जो मतलब कैसे बोलूँ, हो सकता है मैं कंफ्यूज कर रहा हूँ ऑडियंस को, बट मुझे ऐसा लग रहा था कि जैसे एक आपकी स्क्रीन इमेज होती है, मेरे उनके लिए एक स्क्रीन इमेज थी. फिर जब मैंने उनको देखा कि अच्छा एक्टर्स ऐसे होते हैं, ऑफ स्क्रीन दे डू दिस, दे आर लाइक क्या दिस. करते थे वो? They were drinking and boozing and like नशे में धुत. So मुझे ना वो चीज़ बड़ा डार्क सा लगा, और एक दो जगह ऐसे इंसिडेंसेस हुए मुझे जहाँ पर कि पीपल यूज टू लाइक, मतलब एक सॉफ्ट पावर आपके ऊपर दिखाने की कोशिश करें, या फिर आपको जैसे होता है ना, अभी जैसे होते हैं एक होते, जैसे मैं बड़ा सिंपल सा दिखता हूँ लोगों को, हूँ भी सिंपल, और ऐसा लगता है लोगों को ऐसा लगता है कि मुझे हड़का सकते हैं. दे हैव दिस टेंडेंसी, और उस समय क्योंकि मैं अपने आप को ऐसे ही कैरी करता था, तो कहीं कहीं जगह लोग ऐसे लेके जाते थे और ऐसी ऐसी बातें बताते थे, ऐसी ऐसी कहानियाँ सुनाते थे कि मेरे पास एक रिवॉल्वर है और मैंने इतने लोगों को ठोक दिया है, और तो अब आदमी डर जाएगा, बोलेगा यार इसका काम तो करना पड़ेगा, दिस काइंड ऑफ फनी थिंग्स. और ये सारी चीज़ें देखकर ना फिर बाद में मैं थोड़ा परेशान हो गया, बोला यार व्हाट, जो मुझे एक्चुअली जो जिसने मुझे पीछे हटने में मजबूर किया और मुझे थोड़ा दूर होने के लिए, इसलिए मैं काफ़ी टाइम तक लोखंडवाला में रहा. आई स्टेड हियर फॉर लाइक 5 years एटलीस्ट. उसके बाद मैं कांदिवली की तरफ शिफ्ट हो गया. इट्स वेरी पीसफुल ओवर देयर. सो मुझे एक चीज़ लगी यहाँ पर कि क्या सच है, क्या झूठ है, किसने कितना काम किया है, कौन फेंक रहा है, और किसने एक्चुअली काम किया है, ये डिस्टिंग्विश करना इतना डिफिकल्ट है. तुम जब एक इंसान का जिक्र कर रहे थे जो कह रहे थे अरे मेरे पास रिवॉल्वर है, मैं ठोक दूंगा, बेसिकली पावर दिखाने की कोशिश. यस. इनडायरेक्टली एक हिंट भी होता है कि यार मेरा शो करोगे वरना यस. मैं तुम्हें दिखा दूंगा तुम्हारी औकात क्या और मेरी औकात क्या है. लेट्स बी ऑनेस्ट. राइट. ये मुंबई जैसे शहर में हो रहा था या ये छोटे शहरों में हो रहा था, ताकि वो अमित साना को परफॉर्म कर पाए और दुनिया को दिखा सके देखो अमित मेरे लिए परफॉर्म कर रहा है? नहीं, दिस हैपेंड इन मुंबई. मुंबई में? यस, ये मुंबई में हुआ. एक्चुअली एक फिल्म थी, उस फिल्म के लिए दे वांटेड मी टू फॉर सम रीजन दे वांटेड मी टू एक्ट. उस समय लोगों को मैं एक्टर भी लगता था. सो वो मेरे को लेके गए, एंड देयर वाज दिस पर्सन, पता नहीं कहाँ से कौन निकल के आता था, मुझे कुछ समझ नहीं आता था. सो दैट पर्सन केम विथ मी, एंड वो लेके गया, एंड उसके बाद मैं देखा वहाँ पे जो मिस्टर लिपुट हम जानते हैं जिनको, उनका नाम मैं सॉरी अनफॉर्चुनेटली नहीं जाता. सो वो वहाँ पर है, वो कुछ नरेशन कर रहे हैं, देख रहा हूँ मैं. उसके बाद दिस गाय जो ऐसी बड़ी बड़ी फेंकते हुए मुझे लेके जा रहा है, ऐसा सब. तो मुझे तो समझ नहीं आया. मैंने बोला भाई मैं सिंगर हूँ, मुझे सिंगिंग ही ठीक से नहीं आती अभी, मैं एक्टिंग क्या करूँगा. फिर उसके बाद फनी थिंग इज दैट थिंग गॉट ओवर देयर इटसेल्फ. बट उसके बाद मैंने उस आदमी को फॉलो किया, मैं एक्चुअली फॉलोड हिम कि वो कहाँ जाता है, क्या करता है, और इतनी जो बड़ी बड़ी बातें बोला मेरे पास स्पोर्ट्स कार है, मेरे पास ये है वो है. तो मैंने देखा बाद में जाके वो आदमी ऑटो पकड़ के जा रहा है, उसके बाद अपनी गाड़ी नहीं है. हाँ. तो मैं बोला यार यहाँ पे तो मैं क्या ही बोलूँ यार, मतलब फिर ऐसे तो कंफ्यूज हो जाओगे ना आप गलत के चक्कर में अच्छे को भी छोड़ दोगे. तो मैं बोला कि थोड़ा सा स्टेप बैक करते हैं
और क्योंकि मैं ऐसी जगह से आता हूँ और मेरे माँ बाप भी बहुत थोड़े सिंपल लोग हैं, सो उनको बहुत जल्दी घबरा जाते हैं. दे हैव नो आइडिया हाउ मुंबई कैन, मैं मुंबई के अगेंस्ट नहीं हूँ, बट दिस इज अ प्लेस विच ग्रिल्स यू, यू नो. यहाँ पे इट इज़ नॉट फॉर वीक हार्टेड पीपल, डेफिनेटली नॉट फॉर वीक हार्टेड पीपल. पर तुम इस वक्त 40 के हो. यस, उस टाइम 2005 में तुम, आई वॉज 22. या आई मीन 22, राइट? या, जो जब आप 22 साल के थे, उतना तो स्ट्रेंथ था कि अगर ये सिटी आपको पुश करेगा अगेंस्ट द वॉल, ये सिटी आपको हिला देगा, तो वो आप हैंडल कर सकते होगे. ये आपके अंदर नहीं था वो ताकत टू हैंडल दिस थिंग दैट हैपेंस? नहीं, आई डेफिनेटली डिडंट हैव. ऐसा नहीं था कि मेरे अंदर स्ट्रेंथ नहीं थी. अगर स्ट्रेंथ नहीं होती तो मैं इतना दूर आ नहीं पाता. स्ट्रेंथ थी, बट जैसे मैंने कहा कि मुझसे ना नहीं कहा जाता. सो क्या होता है कि दूसरे को बुरा ना लग जाए, इस वजह से आप क्या होते हो कि आप थोड़े से कमज़ोर पड़ जाते हो कहीं ना कहीं. कमजोर कैसे? यानी कि आप उन चीजों को हाँ कहने लगे जो आपको नहीं कहना नहीं चाहिए करना, राइट. और माने आप कह रहे आप हैं यार फोर्स ये फील करते हो, यू फील फोर्स्ड यू आर फोर्स्ड. and manipulated, you know, people manipulate you for, मतलब I cannot be rude. किन चीजों में आपको मैनिपुलेट किया गया, वेरी ऑनेस्टली? मुझे ऐसे, मुझे जैसे मैनिपुलेट, मैं कैसे कहूँ आपको, मतलब मैं एक्चुअली दूर रहा, पर मुझे लगता था कि मैं मैनिपुलेट हो रहा हूँ समवेयर हियर एंड देयर. मैंने बड़े डिसीजंस इसलिए कभी लिए नहीं, ऐसे किसी प्रोजेक्ट में मैं घुसा नहीं जहाँ पे मैं मैनिपुलेट हो जाऊँ. बट मुझे पता चलता था लोगों का एटीट्यूड, जिस तरीके से लोग बिहेव करते थे, कि देयर इज़ अ लॉट ऑफ मैनिपुलेशन इन्वॉल्व इन दिस, यू नो. दे जस्ट वांट टू गेट देयर वर्क डन. एंड और क्योंकि मुझे अपनी कमज़ोरी पता था, क्योंकि मैं मना नहीं कर सकता लोगों को, आई हैव टू से यस. सो मैं ना थोड़ा सा एक शेल में जाने लगा, घबराने लगा. सो ऐसा नहीं कि मैं सामने बढ़ के कर दिया वो काम, मैंने किया नहीं वो बहुत सारी ऐसी चीज़ें. एक आध दो चीज़ें हुई, जैसे कि एक फिल्म थी सुन ज़रा. सो इट वॉज अ गुड फिल्म, ब्यूटिफुल फिल्म, नॉट बैड. इट डिडंट डू दैट वेल, बट द होल फिल्म गॉट प्रमोटेड थ्रू माई नेम इन अ लॉट ऑफ वेज. उसमें आप क्या कर रहे थे? I sang all the songs of that film, and such was the craze of Indian Idol that कि उस पूरी फिल्म को मेरे नाम पे ऐसे प्रमोट करके सब कुछ किया गया. एंड मैनिपुलेशन डिड हैपन ड्यूरिंग दैट टाइम, इन द सेंस, मतलब जो उस फिल्म में एक पर्सन थे, मुझे पता नहीं उनका एग्जैक्ट रोल क्या था, बट ही वॉज एक्टिवली इन्वॉल्व विद द प्रोड्यूसर of the film, and he was taking care of the music and, you know, the promotional aspects of the film. So वो मुझे इधर उधर लेके जाना, you know, इससे मिलवाना, उससे मिलवाना, एंड टू प्लेसेस वेयर आई वाज नॉट वेरी कंफर्टेबल. क्या प्लेसेस थी ये? मतलब वानाबी डायरेक्टर्स, जहाँ पे कुछ खास काम भी नहीं हो रहा है, यू नो. और मुझे ज़बरदस्ती की तारीफ पसंद नहीं बिल्कुल भी, यू नो. आपको तारीफ कर रहे एकदम ऊपर एकदम उठा दे रहे हैं आपको, पर आपको मालूम था कि एंड में कुछ नहीं होने वाला है. मुझे पता है कुछ नहीं होने वाला है. आप ना नहीं कह पा रहे थे? मैं ना नहीं कह पा रहा था. और ऐसे बहुत जगहों पे, बहुत पेस्ट्री पार्टीज पे जाना, ये सब बहुत जगह पे मैंने बहुत कुछ किया, और उसके बाद फिर, यू नो, लाइक इट वाज काइंड ऑफ डिप्लीटिंग मी फ्रॉम इनसाइड. आप डिप्रेशन में गए थे? आई डिडंट गो इनटू डिप्रेशन, बिकॉज वो उम्र में नहीं होता है. इतने शोज होते थे, इतना काम होता था, लोगों से इतना प्यार मिलता था, क्योंकि लाइव शोज में, यू नो, लाइक यू गेट रियली, यू गेट अ लॉट ऑफ लव इन योर लाइव शोज. सो वो चीज़ वहाँ पे कट जाती थी पूरी तरीके से. बट एक चीज़ मुझे ये फील होने लगी धीरे धीरे कि ऊपर से मैं आई गॉट इन्वॉल्व विद पर्सन, लाइक आई वाज इन एन अफेयर, लेटर ऑन वी गॉट मैरिड आल्सो. सो वो सब चलते में दुनिया बड़ी हरी हरी सी थी, ऐसे कोई दिक्कत नहीं थी. बट या ये चीज़ इंडस्ट्री में कैसे सर्वाइव करना है, कैसे समझना है, और काम कैसे मांगना है आगे, वो चीज़ें मुझे थोड़ी कंफ्यूज कर रही थी. सो दैट वाज, देयर वर ऑल दीज थिंग्स, दीज रीजंस वर देयर, जो मैं थोड़ा सा मैं स्टेप बैक कर गया उस समय. भाई देखा जाए 2006 और 2007 आपने जाने मन फिल्म के लिए गाना गाया. या डेली हाइट्स के लिए आपने गाना गाया, बड़ी फिल्में थी. कलयुग के लिए, कलयुग के लिए आपने गाना गाया. एक्चुअली आज भी वही गाना सबसे ज़्यादा सुना जाता है. जी, जाने मन, डेली हाइट्स, कलयुग. तो आप जो कह रहे हो कि यार वो माइक ऐसा था और मुझे समझ नहीं थी कि बॉलीवुड प्लेबैक कैसे किया जाता है. एक तो आई एडमायर यू कि आप ये सब एक्सेप्ट कर रहे हैं. कुछ लोग एक्सेप्ट भी नहीं करते, आप एक्सेप्ट कर रहे थे. फिर उसके बाद मोमेंटम बॉलीवुड प्लेबैक में बढ़ा क्यों नहीं? क्योंकि आपके पास जाने मन था, डेली हाइट्स था, कलयुग था.
उस समय ये चीज़ें भी थी कि आपको पहले यू हैव टू बी पार्ट ऑफ अ ग्रुप. You know, every music director, every music composer has his some group associated around him. तो आप उसमें जाते हो, मेल मिलाप करते हो, you know, फ़ोन करते हो बीच बीच में लोगों को. So मैं इस चीज़ों में, ये अच्छी चीज़ आपने पूछी, इस चीज़ों में इतना कच्चा हूँ, आज भी कच्चा हूँ, कि सामने से फ़ोन करके मैं बात करूं कि अरे कैसे हैं, क्या चल रहा है, यू नो, और मुझे काम, मतलब आप काम तो कैसे ऐसे मांगोगे. मुझे उसमें शर्म नहीं है, शर्म की कोई बात नहीं है उसमें, बट मुझे ये ज़रूर लगता है कि मैं ऐसे सामने से क्या फ़ोन करके क्या मैं बात करूं, मुझे कॉन्वर्जेशन करना आता नहीं है. और उस वजह से बहुत लोगों ने मुझे ये समझा कि यू नो लाइक मेरे काफ़ी लोगों से कनेक्शंस काइंड ऑफ ख़त्म ही हो गए उस समय जो इतने लोग बने थे. सो धीरे धीरे कम कम हुआ, क्योंकि मुझे कभी समझ नहीं आता था कि देखिए मेरे पास फिलहाल कोई, देयर इज नथिंग दैट आई कैन ऑफर यू, आई वांट समथिंग फ्रॉम यू. एंड आई यूज्ड टू फील वेरी, मतलब मुझे ऐसा लगता था ये बड़ा सेल्फिश है यार कि मैं ऐसे सामने से बोलूं कि आप मुझे कुछ दीजिए, दिस दैट, और मुझे लगा कि नहीं यार, आई डोंट नो व्हाट टू डू. सो आई जस्ट हेल्ड बैक. भाई अन्नू मलिक हो, फराह खान हो, वो लोग जजेस थे इंडियन आइडल के. Yes, वो बहुत तारीफ करते थे आपकी. या ट्रू. अन्नू मलिक उस वक्त पीक पे थे, फराह खान कोरियोग्राफर डायरेक्टर. ट्रू. ट्रू. क्या उन्होंने आपको इस दौरान हेल्प नहीं किया, क्योंकि तारीफों के गुण गाते थे आपके शो पर? वेरी ऑनेस्टली, डंके की चोट, फराह ने तो आपको थोड़ा काम भी दिया था, राइट कि नहीं? नहीं, आई थिंक मैंने कभी फराह जी की किसी फिल्म में कुछ किया नहीं. मैंने उनको कोशिश करता था, मैंने कुछ गाने बनाए थे, कुछ तो मैंने उनको कई बार सुनाए. सब बीच बीच में एक्चुअली वही थी, और सोनू जी थे जिनसे मैं थोड़ी बहुत मैं टच में था भी, और मिलने भी जाता था उनसे स्टूडियो में. सो कुछ वक्त तक वो मैंने किया, बट फिर मुझे लगा कि यू नो ये थोड़ा सा ऑकवर्ड हो रहा है. क्या awkward हो रहा है? इन द सेंस, मतलब आई एम गोइंग देयर एंड देयर लिसनिंग, एंड कभी कभी रिस्पॉन्ड नहीं भी करते थे फराह खान. हाँ, तो कभी कभी वो रिस्पॉन्ड नहीं कर पाती थी और बोलती थी कि मैं सुनूंगी, डोंट वरी. तो मुझे लगता था अब उनके पास है इतना काम, यू नो, पीपल मस्ट बी बिहाइंड हर लाइफ, अब किसके क्या वो कितना सुने. सो फिर मुझे ऐसा लगा कि ऑनेस्टली आई डोंट हैव, मेरा शायद ये मानना बहुत गलत होगा, बट मुझे ये हमेशा से लगता था कि इफ़ आई डोंट हैव एनीथिंग टू ऑफर द अदर पर्सन, then there is no point of approaching that person. You know, I should also have something that I can give that person, to be honest. What? So ये आप क्या कह रहे हो? So नो नो, maybe आई हैव टू, नो नो, यू हैव टैलेंट जो आप उनको दे सकते हो. आप इंडियन I- आइडल I- के विनर हो, फर्स्ट रनर अप हो, यू कैन गिव दैट. आप एक नए टैलेंट हो जिसको फराह खान और अन्नू मलिक ने तारीफों के गुण गाए शो पर, ये कहते हुए कि आप माने माहिर हो अपने सिंगिंग. I did try. तो व्हाट डू यू मीन यू कांट ऑफर देम? यू वर विलिंग टू ऑफर देम योर मुझे टैलेंट, लगा शायद ब्रदर. maybe I should have very good songs with me, you know, like some really good songs if I can make, and I can, you know, give it to them, which can really interest them. कि बोले कि हाँ यार, it's a beautiful song, I want to have it for my film. So अगर मैं देने की बात कर रहा हूँ तो मैं इस लेवल पे बात कर रहा हूँ, not just my voice. नहीं, अभी मैं पूछना चाहता हूँ, सॉरी. हाँ. मैं बहुत थोड़ा इसमें इमोशनल हो रहा हूँ. ये जो जजेस होते हैं, जी. अन्नू मलिक हो, फराह खान हो, कैमरा के सामने बहुत चीज़ें करते हैं. आई एम गोना आस्क यू वेरी अपफ्रंट, ये जो कैमरा के सामने करते हैं, जो अभी भी हम लोग देखते हैं जजेस के सारे दिस इज इट ऐसे बोलते हैं कंटेस्टेंट्स को. right. जब शो खत्म हो जाता है, बहुत सारे रियलिटी शो कंटेस्टेंट्स गायब हो जाते हैं. उनका नाम तक बाद में कुछ सालों बाद समझ नहीं आता क्या कर रहे हैं बेचारे लोग, हालांकि टैलेंटेड हैं. क्या तुम्हें लगता है ये जजेस सिर्फ कैमरा के लिए ये सब करते हैं? ये आई थिंक दो अलग सेपरेट इमेजेस हैं. एक इमेज है एक पर्सन की, एक कैमरा के सामने होती है फॉर XYZ रीजंस, मतलब कई बार वो जेन्युइनली खुश होते हैं, बट व्हेन यू गो एंड विजिट अ कंपोजर, म्यूजिक डायरेक्टर इन हिज स्टूडियो, ही इज अ कंप्लीटली डिफरेंट पर्सन. He's a very different person. There he has no inhibitions. He is not facing any camera. He is a hardcore music composer, and he's going to evaluate you on your performance and on other factors and, you know, parameters, whatever seems क्या बोलना चाहिए, relevant to him at that point. और इसमें एक और point मैं ऐड करना चाहूँगा, which is अगर मैं नहीं करूँ तो ये unfair होगा, and I'm sure you're not gonna edit it. क्या होता है कि जैसे अब मैं आया, एक प्लेटफॉर्म से आया, इतनी शोहरत लेकर ये सब करके आया,
और कुछ लोग हैं जो उनके कंटिन्यूस टच में हैं, उस कंपोजर के टच में हैं, ही इज कमिंग, दैट पर्सन, दोज पीपल आर कमिंग, दोज सिंगर्स आर कमिंग, सिंगिंग देयर स्क्रैचेस, बीन इन टच फॉर 2 years 3 years 4 years for XYZ. सो एक जेन्युइन एक बन जाता है कि आपका सॉफ्ट कॉर्नर की जो इतनी मेहनत करके आ रहा है उसको कोई एक्सपोजर नहीं है, उसके आगे आप इसको आगे करना, आई थिंक मैं भी वहाँ पे कंपोजर एज अ कंपोजर बैठूँ तो मेरे मन में भी ये ख्याल आएगा। हाँ, वो बात अलग है अगर मेरी आवाज़ वाकई में फिट बैठती है, इफ़ आई एम इक्वली टैलेंटेड, उतना फिट बैठती है, तो आई गेस वो एक अलग इशू हो गया, मतलब कि मेरी ही आवाज़ अगर वहाँ पे अच्छी लग रही है उस गाने के लिए तो देन मे बी दैट शुड बी यूज्ड। बट आई थिंक वो जो 2-3 लोग हैं जो आपके टच में हैं, जो आपको खुश करने की कोशिश कर रहे हैं, थ्रू देयर वर्क, थ्रू देयर एफर्ट, उनको भी मौका मिलना चाहिए। तो सो आई थिंक वो चीज़ आप किसी को ऑनेस्टली व्हाट, किसी को सही गलत नहीं बोला जा सकता। क्या मैं ये सही कह रहा हूं कि जो जजेस दिखाते हैं रियलिटी शो में और जो असल लाइफ में, वो दो अलग अलग रूप है उनके? या डेफिनेटली, फॉर श्योर, आई विल से दैट। क्या आप कहीं डिसअपॉइंटेड थे जजेस ऑफ इंडियन आइडल के साथ, जो उस वक्त मेंटोरिंग करते हैं कैमरा के सामने, उस वक्त दिखाते कि ये तो मेरा बच्चा है, मेरा टैलेंट है, ये है, और आपको उस मुकाम तक पहुंचाते और फिर ठका गिरा देते जब रियल लाइफ में मिलते हैं आप उनसे? एक चीज़ लगता तो है कि वहाँ पर इतनी सारी चीज़ें आप बोल रहे हैं, कर रहे हैं, और रियलिटी में बट मुझे धक्का नहीं लगता है, बिकॉज सी आई एम नॉट ट्राइंग टू बी डिप्लोमेटिक, मैं डिप्लोमेटिक होने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ, बट मुझे पता है कि वही उनका स्टेचर है। आप अनु मलिक से ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हो कि वो आपको एकदम ऐसे गोद में उठा के बोले कि भाई ये 10 गाने मैंने तेरे लिए बनाए, तू ही गाएगा। It's not possible because that the body of his work, the amount of talent that fan possesses, और इतने बड़े बड़े लोगों के साथ काम करने के बाद आप उनके स्टूडियो में जाते हैं, गाते हैं, वो इतनी सारी बातें बोल रहे हैं, वही बड़ी बात है आपके लिए। मतलब मुझे पहली बात तो ये समझ नहीं आती थी, इतनी तारीफ करने की भी ज़रूरत नहीं थी। मैं जब इंडियन आइडल में देखता था, सुनता था, आज भी देखता हूँ जजेस को, मुझे नहीं समझ में आता कि इतनी तारीफ करने की, बिकॉज इंडस्ट्री में टैलेंट की खान भरी हुई है। एवरी डे जब म्यूज़िक कंपोजर्स आते हैं, उनके यहाँ पे जो स्क्रैच गाने के लिए आते हैं लोग, ये हो सकता है रियलिटी शोज में बहुत अच्छे गाते हैं, मैं मना नहीं कर रहा हूँ, बट जो यहाँ पे स्ट्रगल कर रहे हैं ना, जो वो कोई कम तैयार लोग नहीं हैं, और वो आते हैं उनके सामने गाते हैं तो उनको पता है कि गायकी का लेवल क्या है। फिर आप जाते हैं और शो पे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरीली तारीफ करते हैं, और आई थिंक एक ट्रेंड चल पड़ा है, और इसके पीछे रीज़न सिर्फ और सिर्फ एक शो को और इंटरेस्टिंग बनाना है, और कुछ नहीं। मुझे लगता है इसमें रियलिटी नहीं है। यू कैन नेवर एक्सपेक्ट दैट काइंड ऑफ synonymity, what is happening in the show and then the same thing is happening in the studio as well. नहीं होता है ऐसा। कहा जाता है और हर जगह बिहाइंड क्लोज डोर्स ये बातें हो रही हैं, जो शायद अभी ओपनली आ भी रही हैं अमित भाई। जी। वो ये है कि ये प्योर बिजनेस है। रियलिटी शोज में आप कंटेस्टेंट्स को देखते हो जो शायद पुअर परफॉर्मेंसेस भी दे रहे हैं, क्योंकि आपको ब्रीफ दिया जाता है और क्योंकि आपको दिखाना कि एज अ जज आप अच्छे इंसान हो, ताकि ऑडियंस का कनेक्शन आपके साथ भी हो एज अ जज। पुअर परफॉर्मेंसेस को भी वो ऐसे प्रेस करते हैं जैसे कि ये ऑस्कर विनिंग परफॉर्मेंस है, ग्रैमी विनिंग परफॉर्मेंस है। राइट होता है एंड इट इज, मुझे तो क्या ही मैं बोलूँ, बिकॉज जो लोग हैं वो इतने बड़े नाम हैं, और अगेन मैं वही कहूँगा कि इतना काम कर चुके हैं, और संगीत एक ऐसी चीज़ है ना, वो आपको कंज्यूम कर लेती है पूरी तरीके से, अंदर से बदल देती है। सो मुझे ये समझ नहीं आता है कि फिर आपको ये चीज़ें करने की क्या ज़रूरत है। बट मुझे कई बार लगता है कि चैनल का प्रेशर इतना ज़्यादा होता है, और आपकी भी शायद ज़रूरत बन जाती है कहीं ना कहीं शो पे रहना। सो आपको ये चीज़ें करनी पड़ती हैं, बट मुझे लगता है कि ये सही नहीं है। इट इज़ नॉट इन गुड टेस्ट। ऑडियंस को आप, क्योंकि ऑडियंस कंफ्यूज रहती है, उन्होंने जो सुना वो क्या इतना महान था, क्या वाकई में इतना अच्छा था क्या वो। और इट इज़ ऑल्सो बैड फॉर द कंटेस्टेंट। फिर भी हमारा सीज़न जो था, इट वॉज वेरी ऑर्गेनिक, वेरी वेरी रियल, क्योंकि हमें गालियाँ भी पड़ती थी,
that's a reality. सोनू जी ने बहुत गालियाँ, मतलब गालियाँ इन द सेंस, मतलब हमारी Harsh गलतियाँ, criticism. हार्श क्रिटिसिज्म, गलतियाँ दिखाना एंड हमेशा खुश नहीं हो जाना, ओवर द टॉप. अनु जी भी वैसे ही थे, बिना सोचे डांटते थे, ऐसा कुछ नहीं था. बट बावजूद उसके मैं उनको नहीं कहूँगा, मैं कहूँगा जो चैनल है, जो चैनल स्क्रिप्ट देता था एंकर्स को, तो वो इतनी तारीफ करते थे, इतनी तारीफ करते थे कि कहीं ना कहीं कंटेस्टेंट का भी दिमाग खराब हो जाता है. कंटेस्टेंट ये सोचने लगता है कि यार, कि आई एम रियली गुड, मैं वाकई में बहुत अच्छा गाता हूँ. और वो चीज़ आपको ना एज एन आर्टिस्ट नीचे गिरा देती है. आपको सीखने की जो आपके अंदर इच्छा होती है, जो आपके अंदर सीखने की ज़रूरत रहती है, वो सीखने की ज़रूरत कहीं ना कहीं कम हो जाती है. बिकॉज आप सेटिस्फाई हो जाते हैं, आपको लगता है कि यार नहीं, आई एम रियली गुड, आई एम वन ऑफ द बेस्ट सिंगर्स इन दिस कंट्री. सो वो चीज़ ना, और ये थैंकफुली मुझे इसने उतना आई थिंक इफेक्ट नहीं किया टू सम डिग्री. आई एम नॉट सेइंग कि मैं पूरी तरीके से इम्यून रहा हूँगा, कुछ हद तक मैं भी इफेक्ट हुआ हूँगा, बट उतना नहीं हुआ. बट बहुत लोग को मैंने देखा है, बहुत लोग को मैंने ये महसूस किया है, स्पेशली किड्स, जो बच्चे निकल के आते हैं ना, उनका दिमाग 7वें आसमान पे जाता है. मतलब इतना मुझे बुरा लगता था जब मैं जाता था, मैं शो पे हूँ और एक बच्चा भी वहाँ पर, फ्रॉम लिटिल चैम्पियंस बोलिए या किसी भी इंडियन आइडल जूनियर, कहाँ से भी आप बोलिए, तो वो निकल के आ रहा है, वो भी वैसे ही बिहेव कर रहा है जैसे हम कर रहे हैं, सो वो एक बड़ा अजीब सा, मतलब ही नोज दैट ही हैज अचीव्ड समथिंग वेरी बिग, दैट ही इज समथिंग, सो हम यहाँ पर पहुँचना, हम इस उम्र में भी पहुँचने के बाद हमें लगता था कि नहीं यार, ये सही नहीं है, दिस इज नॉट रियलिटी. बट उसको वो समझ नहीं आ रहा है. ही डजंट नो दैट इट इज अनरियल. ही डजंट, उसका सीखने का खत्म हो गया है, क्योंकि वो अपने आप को स्टार उसी ऑलरेडी समय समझने खत्म लगा हो है. गया. हमें तो फिर भी पता है कि एक वी हैव सर्टेन डिग्री ऑफ मेच्योरिटी, अंडरस्टैंडिंग, आउटलुक टू सी व्हाट इज रियल, व्हाट इज नॉट रियल. उस बच्चे का, उसको कुछ पता ही नहीं है. एंड वो तो बस यही समझ, अब he started throwing tantrums and he knows that he is the best and he wants this and he wants that, he wants this kind of treatment. And so वो चीज़ें मुझे लगता है कहीं ना कहीं रियलिटी शोज़ की वजह से ये जो चीज़ें होती हैं, एक आर्टिस्ट के अंदर की जो बढ़ने की चाहत होती है, और जो उसके लिए ज़रूरी है अगर आगे बढ़ना है, तो यू ऑल्सो नो दिस थिंग, टू सीखना हमेशा इट्स अ लाइफ लॉन्ग प्रोसेस, और बहुत ज़रूरी है. नहीं सीखेगा आर्टिस्ट तो वो उधर ही स्टैग्नेट होकर उधर ही ख़त्म हो जाएगा. और जब उसको इतना प्रेज अप्रिसिएशन मिलता है जजेस से शो पर, जो ओवर द टॉप है, 4 गुना ज़्यादा है जो उसको एक्चुअली मिलना चाहिए था, जब वो रियलिटी फेस करते हैं असल जिंदगी में, वो उनका मेंटल बैलेंस हिला देता है. एब्सोल्युटली. क्योंकि वो वहां से उसको यहां गिरा देता है, और फिर वो हानिकारक चीजें होती हैं उनके दिमाग के लिए, उनकी सेहत के लिए, उनके फिजिकल और मेंटल वेलबींग के लिए. एब्सोल्युटली. है ना भाई? एब्सोल्युटली. एब्सोल्युटली. वो किस्सा है जब आपने गाया था, या सोनू निगम ने कहा था कि आप लंबी रेस के घोड़े हो, यू आर गोइंग टू बी वन ऑफ द बेस्ट सिंगर्स, जिसका करियर बहुत बहुत लंबा होगा, 30-35 साल चलेगा. राइट, आई रिमेंबर. जब आप वो मोमेंट्स रीलिव करते हो, कभी इमोशनल हो जाते हो कि जो पोटेंशियल अमित साना में था वो नहीं टैप हुआ है? हालांकि मैं ये बिलीव करता हूं हर टाइम, हर ईयर, हर मोमेंट आप वापस रीस्टार्ट कर सकते हो. यस, पर एब्सोल्युटली. तुम्हें कभी, एंड वेरी ऑनेस्टली ब्रदर टू ब्रदर, वो हर्ट होता है वो मोमेंट सोचकर कि यार मैं कहाँ जा सकता था और वहां तक नहीं जा पाया? Yeah, I do feel that ways, but I don't blame myself because होता है ना, हर चीज़ का अपना ही एक रास्ता इख्तियार इंसान करता है. वो रास्ता अपने ही उसके चैलेंजेस होते हैं, अपने ही मोड़ होते हैं उसके अलग अलग. सो मुझे लगता तो था कि या होना चाहिए था, बट मेरे को ये लगता है कि अब शायद कि अभी तक जो मुझे करना है वो मैंने किया नहीं है, और मुझे वो करना है. एंड मुझे लगता है कि मैं धीरे धीरे वहाँ पहुँच रहा हूँ, और पहुँचा हूँ काफ़ी हद तक. जो मुझे जिस अंडरस्टैंडिंग की मुझे ज़रूरत थी वो आ रही है मेरे अंदर. जो आर्टिस्ट बनने की मुझे ज़रूरत थी वो आ रही है धीरे धीरे. यू ओनली ग्रो विथ नॉलेज, यू ओनली डू योर वर्क इन अ बेटर वे थ्रू नॉलेज, एंड दैट नॉलेज कम्स एट इट्स ओन पेस. तो आप कह रहे हो
2005 से 2023 तक अभी तक अमित साना रेडी नहीं था, Yeah, और अब 18 साल बाद, लाइक आई कीप सेइंग, इट्स नेवर टू लेट टू रीस्टार्ट। absolutely. तो आप कह रहे हो ये 18 साल में आपने सेल्फ I have एनालाइज किया, learned, yes, I have learned a lot of things. I've gone through a lot of personal journeys. Like what? जिसने, like I went through my divorce, and और खुद को भी मैंने काफ़ी हद तक जाना है इन 5-7 सालों में। आप जब आते हो बॉम्बे में, जब सबको चारों तरफ देखते हो, जिस रफ्तार पे लोग जा रहे हैं, जिस रफ्तार पे लोग काम कर रहे हैं, बात कर रहे हैं, सो आप भी चाहते हो उस रफ्तार को पकड़ना, कोशिश भी करते हो, बट कहीं ना कहीं नहीं पकड़ पाते हो। कई बार ऐसा होता है। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपना लाइन चेंज कर देते हैं, हार जाते हैं, कुछ और करने लगते हैं। कुछ लोग होते हैं मेरे जैसे जो पकड़ के रखते हैं। मैं पकड़ के रखा हूँ, और मुझे पता है कि वॉट एवर चैलेंजेस आई एम फेसिंग, दे आर गुड चैलेंजेस, बिकॉज दे आर मेकिंग मी ग्रो, दे आर मेकिंग मी ग्रो एज एन आर्टिस्ट, दे आर मेकिंग मी ग्रो एज अ सिंगर। मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ, जब वो तरह का काम नहीं आ रहा था आपके पास, राइट, प्लेबैक सिंगिंग हो, इंडिपेंडेंट म्यूजिक नेक्स्ट लेवल पर जाना होता है Yes. लोगों के लिए, वो नहीं हो पा रहा था। यस, आई एम बीइंग वेरी कैंडिड भाई। एंड तब क्या वो फ्रस्ट्रेशन जो आ रहा था और होता है ह्यूमन बीइंग्स के साथ, वो क्या आपके पर्सनल लाइफ, आपकी मोहतरमा जिनके साथ आपका डिवोर्स, मनीषा बंसल, Yeah. वो उसमें भी आया था? आई थिंक कहीं ना कहीं वो ट्रांसलेट हो जाता है जब आप बाहर से खुश नहीं रहते हैं, मतलब इन टर्म्स, इफ योर प्रोफेशनल वर्क इज सफरिंग फॉर सम रीज़न, सो वो कहीं ना कहीं वो फ्रस्ट्रेशन, वो चीज़ें आ जाती हैं, पर्सनल लाइफ में आती हैं। फिर आपकी थोड़ी नोक झोंक बढ़ जाती है, एक दूसरे को टेकन फॉर ग्रांटेड लेना, वो सारी चीज़ें हो जाती हैं, शुरू हो जाती हैं। सो आई थिंक बट वी स्टिल ट्राइड। हम लोगों ने काफ़ी कोशिश की, काफ़ी वक्त तक कोशिश की, और उसके बाद फिर लगा कि नहीं, मेरा भी कुछ ऐसा नहीं था कि मैं तुरंत ही अपने आप को रिसरेक्ट कर लूँगा या फिर कुछ कर लूँगा। मुझे भी अपना पता नहीं था कि व्हेन थिंग्स आर गोइंग टू बी ऑल राइट विथ मी, बिकॉज बहुत सारी अंदर चेंजेस आ रही थी, अभी भी आ रही हैं। द वे, व्हेन यू आर गोइंग टू बी ऑल राइट, व्हाट डज दैट मीन भाई? मतलब कि मैं स्टेबल हो जाऊँ मेंटली, कि मैं बोलूँ कि हाँ, मेरे पास, मुझे पता है कि मुझे क्या डायरेक्शन लेना है, मुझे क्या करना है, ये चीज़ मुझे क्लियर हो जाए ना। मैं इस फ्रस्ट्रेशन में ना रहूँ कि मुझे ये करना है या मुझे वो करना है, मुझे इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट बनना है या मुझे फिल्म्स में ट्राई करना है, या मुझे कैसे मैं लाइक फिनेंशियली और कितना और स्टेबिलिटी कैसे लेके आऊँ, हाउ, बिकॉज आप एक जब मुंबई में रहते हैं तो आपकी भी इच्छाएं दूसरों की तरह हो जाती हैं, इतना कुछ सोसाइटी में जब आप देखते हैं, पीपल एंजॉइंग दैट हाई लाइफ एंड दिस एंड दैट, सो वो चीज़ें आपको भी चाहिए होती हैं। एंड देन जब वो चीज़ें नहीं मिलती हैं तो वो भी कहीं ना कहीं एक दुख और परेशानी का कारण बनने लग जाती हैं। और वो मुझे लगता था कि अब वो चीज़ें, मुझे नहीं लगता वो इम्पॉर्टेंट है। अब मुझे नहीं लगता, उस समय महसूस होता था, बिकॉज क्योंकि वो उस समय का सोचने का तरीका था हमारा वैसा, उस तरीके से, बट अब नहीं लगता वो चीज़। सो दैट वाज द रीज़न कि हम लोगों ने फिर इवेंचुअली, एक चीज़, एक बार गाड़ी पटरी से उतर गई तो उतर गई समझो आप, फिर वापस चढ़ना बहुत मुश्किल होता है unless until कोई करिश्मा हो जाए। So then one fine day then we decided that it is better कि हम लोग अपना अपना रास्ता खुद चुने, और सही तरीके से चुने, ताकि किसी को ब्लेम ना करें। Now she is doing extremely well. She is a interior designer. So she मतलब मुझे अब ऐसा लगता है कि वो अच्छा हुआ, क्योंकि ये जो एक तकलीफ़ का समय होता है, परेशानी का समय होता है, आप जब एक दूसरे को समझ नहीं पाते रहते हैं, एक छत के नीचे आप रहते हैं, बड़ा मुश्किल समय होता है, यू लव ईच अदर, बट एट द सेम टाइम यू आर नॉट एबल टू एक्सप्रेस इट, यू आर नॉट एबल टू सॉर्ट आउट योर डिफरेंसेस, एंड इट इज़ किलिंग यू समवेयर, टू बिकम, एक दूसरे से कम्युनिकेशन लिमिट हो जाना, एक ही घर में रहना। सो ये चीज़ें बहुत अंदर तक ना आपको एकदम चोट पहुंचाती है, बट वही आपको तैयार भी करती रहती है कहीं ना कहीं अंदर, रेजिलिएंट बनाती रहती है। सो जैसे ही हम लोग अलग हुए जिस तरीके से, सो आई ऑल्सो फाउंड माई ओन पैथ। जो चीज़ें मुझे चाहिए थी, जो पर्सपेक्टिव मुझे चाहिए था लाइफ का, वो मुझे मिलने लगा। एंड शी ऑल्सो स्टार्टेड डूइंग वेरी वेल। शी वांटेड टू वर्क ऑल हर लाइफ एंड शी डिड एक्सीलेंट इन दैट, एंड शी डूइंग एक्सीलेंट इन आप लोग दैट। अभी भी दोस्त हो? Yeah, I think I would I like to think say माने? that. I would like to say that. We बातें are good करते हो friends. बीच बीच में? Yes, but not very off and on. मतलब very very frequently, but yeah, we do. ये दौर जब आपके पास काम नहीं था, राइट, फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स आए थे भाई? Absolutely,
एब्सोल्युटली फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स आर देयर. आप जब घर लेते हो तो फिर उसका EMIs एंड दिस दैट, कार की EMI, वो सारी चीज़ें चलती रहती हैं. और इट टेक्स अ टोल. और एक और चीज़ जो मेरे साथ हुआ, इट वाज दैट कि व्हेन आफ्टर माय फर्स्ट एल्बम I wanted to do my own album, as a producer of that album. So I did my second album and I invested a lot of money in that album. But unfortunately, the songs were very good. Everything was very good. People appreciated it as well. But somehow, the kind of promotions that should have happened, in a way, that didn't happen. And another sad case that happened during that time was that I participated in a reality show that was Jo Jeeta Wahi Superstar, and for some XYZ reasons, I didn't got appreciated. कौन थे जजेस उसमें? Vishal Shekhar, Farah Khan, and मुझे अभी याद क्यों नहीं आ रहा. माने ये वही फराह खान है जो आपको प्रेज करती थी इंडियन आइडल में, जिन्होंने आपको ये शो में जो जीता वही सुपरस्टार में क्रिटिसिज्म दिया उन्होंने आपको. हाँ, थोड़ा बहुत क्रिटिसिज्म तो मिला मुझे अभी भी समझ नहीं आता. समथिंग वेंट रॉन्ग फॉर श्योर, कंप्लीटली. बिकॉज मुझे अभी भी, बिकॉज लोगों के बाइट्स दिखाए गए ये बोलते हुए कि अरे अमित साना पता नहीं वो सिंगिंग भूल गया है, नहीं गा रहा है, वो रियाज नहीं करता, वो उसका हमको अच्छा नहीं लग रहा है. आई डोंट नो मैंने ऐसा क्या परफॉर्मेंस दिया, जबकि अरिजीत एक जगह बैठ के देख रहा है, टीवी पे देख रहा है, बोल रहा है कि ऐसी जगह तो कोई और नहीं ले सकता. वी कॉल हिम दी अरिजीत सिंह, और वो टीवी पे देख के बोल रहा है ही इज सीइंग माय परफॉर्मेंस. तो डेफिनेटली देयर इज समथिंग व्हिच इज नॉट राइट. आपको लग रहा है लोग आपको सैबोटाज करने की कोशिश कर रहे Yes, थे? I did feel in that show people actually tried to. Uh, they were unhappy for some reason with me. I They don't कौन know. है? I don't know the channel. I feel the channel or the production house. I might be wrong. Maybe not the channel, but the production house or something. Someone. I had a fight with that person, and for some XYZ reason that मुझे समझ ही नहीं आया कि उस person ने मुझे पे चिल्लाया क्यों. And that was not the way to talk to any contestant. मुझे नहीं पता उनको क्या बताया गया मेरे बारे में, और in what light he saw me. So मुझे समझ में आ गया कि something is wrong, and इस शो पे I won't be able to stay for long. So एक वो चीज़ थी जो मेरे अगेंस्ट उस समय चली गई. एंड ट्रस्ट में आपको भाई मैं बता रहा हूँ ये बात कि लोगों को लगता है कि मैंने बहुत पैसे छापे या बहुत पैसे कमाए. मैंने कभी नहीं किया वो चीज़, कभी हुआ ही नहीं मेरे साथ. somehow I was always in a state of struggle, कि मैं I wanted to be comfortable financially for sure, but things didn't work out in that way. Never. मतलब 2006 I was literally, 2005 Idol happened, 2006 I was literally searching for work. मेरे पास नहीं था काम उस समय. कैन यू बिलीव दैट? 2006 मेरे पास काम नहीं. एक साल के अंदर एक साल के अंदर कोई काम ही नहीं था मेरे पास. कहा जाता है कि लिटरली एक साल बाद तो इतने शोज होते हैं, एग्जैक्टली. आई वाज नॉट डूइंग एनी शोज. क्या आप में एटीट्यूड आ गया था इसलिए आपको काम नहीं मिला था? नहीं, मुझे नहीं पता, आ ही नहीं रहे थे. ये जो for some strange reason, even I don't know for what reasons. ये जब फेज था जब आप मैरिड थे, आपने कहा था कि यू वेंट थ्रू अ फेज, राइट? फाइनेंशियल स्ट्रगल्स थे, फ्रस्ट्रेशन था. उस वक्त क्या आप डिप्रेशन में गए थे? I didn't go into depression at any point of time. I was worried for sure. थोड़ा सा इरिटेटेड तो था, मैं इरिटेटेड हो गया था बिकॉज पहली बात तो मुझे ये शादी वादी समझ नहीं आती थी. टू बी ऑनेस्ट, इट टुक मी 2-3 years to absorb the fact that I got married. I got married only because that I was dating her. So उसके घर की तरफ से थोड़ा सा प्रेशर बिल्डअप हो गया था बिकॉज हमारा जो एक ये पीरियड था बहुत लंबा चल गया, मतलब 6-7 साल का हो गया. सो फिर मैं तो तैयार ही नहीं हूँ मेंटली, आई एम नॉट प्रिपेयर टू गेट मैरिड, बट अब शादी हो गई, शादी करा दिया, तो मुझे बड़ा अजीब सा लगता था, लाइक ऑल दैट. सो बट वो ससुराल एंड दिस एंड दैट मुझे समझ नहीं आता था, टू बी ऑनेस्ट. सो फिर मैंने धीरे धीरे जैसे वो कोप अप किया. एंड एक्चुअली मतलब ये किसी को, बहुत लोगों को हंसी आ सकती है, बट एक्चुअली इट वाज टेकिंग अ टोल ऑन मी. मैरिज? यस. मतलब
all that, you know, family thing, वो इधर जाना और शादी पे जाना और घर पे जाना और you know, you अपने in-laws के साथ, you know, to have a good relationship and this that. And then अब मैं तो थोड़ा सा वैसा था, मतलब मेरे फादर इन लॉ के साथ मेरा तो थोड़ा सा इट वॉज नॉट दैट स्मूथ फॉर सम रीजन. ही इज़ अ वेरी गुड मैन फॉर श्योर, वेरी वेरी अपफ्रंट स्ट्रेट फॉरवर्ड मैन, जी. बट कहीं ना कहीं थोड़ा सा उनके साथ मेरे साथ थोड़ा सा हम लोग का कहीं ना कहीं थोड़ा सा ऊपर नीचे होता रहता था. और उसके वजह से क्या होता था कि अब कैसे आप सेटिस्फाई करो, देन योर वाइफ गेट्स अपसेट, यू नो, एंड देन यू कैन नॉट, मतलब यू आर नॉट इन अ स्टेट टू आंसर एनीवन. अपने आप को आंसर करो, उसको आंसर करो, किसको सेटिस्फाई करो. सो वो चीज़ें धीरे धीरे बिल्टअप होते होते यू नो, एंड इट स्टार्ट्स अफेक्टिंग यू. एंड आई एम समवन, मैं बहुत प्रेशर लेता हूँ. मेरी ये बहुत बुरी आदत है कि मैं प्रेशर बहुत ले लेता हूँ. मेरी आदत नहीं है प्रेशर. यहाँ पे जैसे लोगों का, इन मुंबई पीपल हैव दिस टेंडेंसी दैट आप खुद प्रेशर नहीं लेने का, दूसरे को देने का. तो ये चीज़ ना मैंने कभी कर नहीं पाया, टू बी ऑनेस्ट. नहीं, पर आपने कहा आपके पास एक फेज था जब काम था ही नहीं, तो या उस समय शोज नहीं थे. उस समय शोज नहीं थे. मतलब मैं ये कहूँगा कि जो 2006, 7, 8 का जो पीरियड था वो काफ़ी चैलेंजिंग पीरियड रहा मेरे लिए. 6 का सबसे ज़्यादा पीरियड चैलेंजिंग रहा, बिकॉज आई रिमेंबर कि हम लोग वेट करते थे. आई वॉज इन अ कॉन्ट्रैक्ट विद सोनी, सेट इंडिया के साथ. सो उनका चेक आता था हर 2-3 महीने में, 3 महीने में क्वार्टरली चेक्स आते थे. सो वी यूज्ड टू वेट एक्चुअली फॉर दैट दोस चेक्स, कि वो चेक्स आएंगे तो यू नो जो जितने एक्सपेंसेस हुए हैं, ऑल दिस रेंट एंड एवरीथिंग विल बी सॉर्टेड. सो मुझे मालूम था, क्योंकि मैं अभी अभी जस्ट निकला हूँ आउट ऑफ वर्क, कैसे हो रहा हूँ, तो वो दैट 1 ईयर इट वॉज वेरी हार्ड फॉर मी. I was not ready to understand how to handle myself. लोग कहते थे कि अभिजीत सावंत है और अमित साना है. कुछ लोग कहते थे कि यार ये दोनों में से अमित साना ही जीतेगा इंडियन आइडल, और कुछ लोग कह रहे थे कि यार अमित साना नहीं जीत पाया क्योंकि अभिजीत सावंत का चार्मिंग स्माइल था. ही वॉज अ बेटर लुकर, इसलिए वो जीते. आपको क्या लगा? एंड वेरी ऑनेस्टली भाई. आई थिंक जब शिल्पा शेट्टी जी ने उनके स्माइल की तारीफ की थी अभिजीत के, तो आई थिंक अ लॉट ऑफ थिंग्स चेंज्ड आफ्टर दैट एपिसोड फॉर हिम. ही वाज बीइंग टेकन वेरी सीरियसली उसके बाद. एंड डेफिनेटली ही इज़ अ गुड सिंगर, आई विल नॉट डिनाई दैट. ही हैज़ अ वेरी नाइस प्रोजेक्टेड वॉइस. सो मैं कहूँगा ये एक रीज़न तो था फॉर हिम टू गेट मोर वोट्स. बट मुझे नहीं पता ये सही है गलत है, वॉट एवर इज़ द रीज़न, एंड इट इज़ माई ओन, मतलब क्योंकि ये मैं आपके शो पे कह रहा हूँ, मैंने आज तक आई थिंक ये चीज़ मैंने कभी कही नहीं है कहीं पर भी. एंड आई थिंक इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर पीपल टू नो दिस. And I'm sorry, I like to say sorry to Abhijit as well, कि I'm bringing this up after so many years, and I have no intention of bringing it up, to be honest. नहीं तो मैं किसी और इंटरव्यू में बोल चुका होता. Thing is that my voting lines kind of got blocked 2 days back, 2 days before the voting lines were about to be closed. अब खुद ब खुद तो बंद नहीं होता है. When you have been given that much of time period that you can vote and make your contestant win. So मैंने उससे पूछा था कि तेरा क्या सीन है, वो चालू है क्या, तो आई थिंक पूछा था जो भी वॉट एवर चालू था. बट मेरा वोटिंग लाइन, अच्छा मुझे ही बताया था कि ये मेरे ही परिवार से मुझे लोगों ने बताया कि नो, वी आर, इफ वी ट्राइड वोटिंग हिम, हिज वोट्स आर गोइंग, बट वी आर नॉट एबल टू वोट यू. आपके लाइन्स जो हैं वो नहीं, ब्लॉक हो गया है, वो नहीं हो रहा है, जा रहा नहीं है वोट, कन्फर्मेशन ही नहीं आ रहा है. सो दैट वन थिंग आई अंडरस्टूड दैट समथिंग इज not going in the right way. And then a lot of people say that there was some political influence involved during that period of time, which ये सब मैंने जो मैं कह रहा हूँ, ये जो लोगों ने मुझे बताया वो मैं कह रहा हूँ. मेरा अपना इसको लेकर कोई रिसर्च या कोई फाइंडिंग्स नहीं है. सो मुझे लगता है कि, और फिर मेरे भाई ने एक चीज़ कहा कि कभी भी जो टॉप की पोजीशन होती है कहीं पर भी, एट एनी प्लेस, इट इज़ always, you know, kind of compromised. टॉप की पोजीशन हमेशा कॉम्प्रोमाइज रहती है. इट इज़ नॉट नेसेसरी दैट you're gonna reach the top only because you are you deserve that place. So एक चीज़ मुझे समझ में आ गई थी कि जिस दिन मैंने अपना फिनाले दिया था, I know that I did the best.
I know that I deserved it. I'm sure. I'll not say that Abhijit was not deserving. There are multiple things that are taken into consideration when you see an Indian Idol. Someone when you make an image of an Indian Idol, you should have a good personality. The way you talk and your confidence, and also maybe there are certain things that comes from the channel. Because channel भी आपको देखता है कि वो अगर आपको वो टाइटल देता है तो आप उसको कैसे प्रोजेक्ट करोगे after the show. Will you be able to take care of that, handle that thing, that much of pressure, या उस चीज़ को टाइटल को आप कैरी कर पाओगे. So ये सारी बहुत सारी these are very practical decisions, practical aspects of making a decision. And at the end of the day ये कोई electoral process तो है नहीं. ऐसा तो है नहीं कि यहाँ पर इंडिया का मतलब कहीं किसी जगह का वोट हो रहा है. आप वो तो हो रहा नहीं है. यहाँ लोकसभा इलेक्शंस तो हो रहे नहीं है कि सब चीज़ एकदम ट्रांसपेरेंट रहेगी हर चीज़. सो you cannot say no third body was auditing it and all these things were not happening. But मैं फिर भी थैंक करना चाहूँगा. ये चीज़ें मैटर नहीं करती, टू बी ऑनेस्ट. ये चीज़ें मैटर नहीं करती. व्हाट रियली मैटर्स इज कि आपको वो प्लेटफॉर्म मिला, कि वो प्लेटफॉर्म क्रिएट किया, इतना अच्छा फॉर्मेट बना और लोगों को इतना मज़ा आया शो देखने में. अगर मैं फर्स्ट भी आ जाता तो भी आज उसी जगह पे रहता मैं, बट ये एक बहुत बड़ी चीज़ कही जो आपने दिल में रखी है इतने सालों कि फ़ोन लाइंस ब्लॉक हो गए थे. आपको सुनने को मिला था कि अभिजीत सावंत का विन पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस और पॉलिटिकली मोटिवेटेड भी था. इतने सालों अपने अंदर दबा के रखना, कभी कभी ये थॉट्स आते थे जब आप सोते हो, इट यूज्ड टू कम टू यू, आप उड़ जाते थे, वैसे होता है? आई थिंक वैसा कभी नहीं हुआ. मुझे ऐसा लगता है कि मैं नंब हो गया अंदर से. It just a part of me got killed that day when I was standing on the stage and मैं थोड़ा सा इमोशनल हो रहा हूँ, but I felt everyone, I just saw everyone crying. मैं मतलब स्टेज पे खड़ा हूँ and मुझे पता था, वो आपको पता चल जाता है ना, माहौल समझ में आ जाता है कि क्या होने वाला है. तो वो सेंस मुझे आ गया था कि आई एम नॉट गोना विन, बट आई जस्ट वांटेड इट टू गेट ओवर सूनर और लेटर. सो वो डिसीजन आया, बट कहीं ना कहीं एक छोटी सी एक उम्मीद रहती है कि शायद यू माइट बी डिसीजन कुछ और हो जाए. बट डिसीजन वही हुआ जिसका मैं एक्सपेक्ट करा था. सो आई थॉट कि चलो ठीक है, जिनको पब्लिक ने मुझे क्या बोलूँ मैं, मतलब दे क्राइड फॉर मी, आई फेल्ट. सो मैं रोया. Did you cry for yourself? आप खुद रोए? I never cried. Never ever. कभी नहीं. उस समय 2005 से लेके 2023 तक इस विषय पर आप कभी नहीं रोए? कभी नहीं. मुझे आंसू निकले हैं कई बार फॉर थिंग्स, जैसे आप कहते हैं कि मैं कहीं पहुंच, जैसे सोनू जी ने कहा अगले 20 साल मेरा करियर बुलंद देखते हैं. तो जब सारा चीज़ एक्यूमुलेट होता है आपके अंदर, लाइक ये चीज़ याद आती है, फिर आपने क्या किया, किस दौर से आप गुजरे, ऑल द थिंग्स दैट यू वेंट थ्रू, सब याद आता है. तो वो सब सोचकर I have cried at times. I cried a lot when I was getting separated from her. So उस समय मैं बहुत I was very emotional. सभी होते हैं I think. So I think उसमें ये चीज़ भी definitely involved रही होगी. So yeah, वो चीज़ एक उस तरीके से गई. क्या अभिजीत सावंत, आप, राहुल वैद्या कभी दोस्त थे या कभी दोस्त नहीं थे? I think me and Abhijit are still friends, and we meet each other, we greet each other very warmly. और हमारे अंदर ऐसा कुछ कभी भी नहीं रहा, उस समय भी नहीं रहा. बिकॉज ही ऑल्सो न्यू, मैं कभी उसको मैंने ब्लेम नहीं किया. उसकी वो बॉम्बे से है, मुंबई से है, और ही इज़ ऑल्सो वेरी डाउन टू अर्थ पर्सन. अच्छा लड़का है. उसकी फैमिली भी बहुत सिंपल माइंडेड है, उसकी मॉम, उसके फादर, एवरीवन. सो हम लोग के बीच में वो चीज़ कभी, वो खटास कभी नहीं रही. I'll say that. इवन उस वक्त जब आप दोनों कंटेस्टेंट से, आई थिंक मुझे स्टेज पे ही डिजोल्व हो गई. वेरी मच इट डिजोल्व. मतलब मुझे उसके ऊपर प्यार ही आया. मतलब चलो मैं नहीं बना, ये बन गया, कोई बात नहीं यार, इट्स बिग डील. उसकी चेहरे पे मुझे वो जो खुशी दिखी, आप देखोगे मैंने भी उसको उठाया. फिर सबने मिलकर मुझे, राहुल ने फिर और बाकी लोगों ने मिलकर मुझे उठाया. सो आई थिंक सी एज एन आर्टिस्ट आप इस चीज़ को
एक आर्टिस्ट नहीं जी सकता इस नेगेटिविटी में, ये खुन्नस पाल के, ये नेगेटिविटी पाल के, ये एंगर पाल के, इस चीज़ में नहीं जी सकता एक आर्टिस्ट। उसको इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर हिम टू लेट इट आउट, उसको निकाल देना ज़रूरी है, उसको आपने कैसे निकाला? दफन कर देना ज़रूरी है उस समय, उसको भूल जाना ज़रूरी है। मैंने वही कोशिश की उस समय कि अपनी खुशी में नहीं तो दूसरे की खुशी में खुश हो जाओ, बिकॉज अगर मैं जीतता तो उसे बुरा लगता, बुरा इन द सेंस हर कोई विनर बनना चाहता है, रनर अप कोई नहीं बनना चाहता। सो अगर मैं जीतता तो उसे लगता वो तो किसी एक को ही मिलना था, तो आई जस्ट अंडरस्टूड दैट थिंग कि ठीक है, मैं नहीं तो ये कोई बात नहीं। देखा जाए कि अभिजीत को भी उस मुकाम तक जो जाना था वो नहीं गए। वो शोज करते हैं कहीं ना कहीं वो शोज करते हैं, मैं देखता हूँ उनको सर्किट में, मैं भी होस्ट करता हूँ, करते हैं कहीं ना कहीं। बट जो लेवल तक जाना चाहिए था, फर्स्ट विनर इंडियन आइडल, ही कुड हैव बिकम अ हार्ट थ्रॉब ऑफ बॉलीवुड प्लेबैक इंडिपेंडेंट, वो वहां तक नहीं गए। प्राजक्ता शुक्रे, अदिति पॉल, जो बहुत पॉपुलर लेडी कंटेस्टेंट्स थे, उनको भी कुछ समय बाद काम नहीं मिल रहा था, या राइट, शोज थोड़े बहुत कर रहे थे, वो भी फेड आउट हो गए थे। राहुल वैद्या प्रोमिनेंट रहे विजिबिलिटी में, Yes. बिग बॉस किया, खतरों के खिलाड़ी किया। अभिजीत, प्राजक्ता, अदिति पॉल, आप, एक चीज कॉमन है, पॉपुलर फेसेस जो कोड को क्रैक नहीं कर पाए उस लेवल तक। राहुल ने वो क्या किया जो वो बार बार लाइमलाइट में आते रहे? आई थिंक थोड़ा सा डिसएग्री करूंगा, क्योंकि अभिजीत ने भी काफ़ी कोशिश किया। आई थिंक ही हैज़ कम इन सेवरल शोज, सेवरल रियलिटी शोज, वो भी आया है। बट यस, टू व्हाट यू आर सेइंग दैट राहुल ने जो कोड क्रैक किया वो बाकी लोगों ने नहीं किया। मैं इसमें एक बात कहना चाहूँगा, देखिए कि हम हैं सिंगर प्राइमरीली, ठीक है ना। आप थोड़ा बहुत इधर उधर एक्टिंग कर सकते हैं शायद, बट प्राइमरली वी आर सिंगर्स। और एक सिंगर अपने सिंगिंग को ही इन्हांस करता है। और अगर आप बॉलीवुड में हैं, सो आप एक या तो प्लेबैक सिंगर बन जाए, या तो एक बड़े आपके 10 हिट गाने हो, 10-20 हिट गाने हो इस समय तक आते आते, ओवर अ पीरियड ऑफ 18-19 ईयर्स, तो आपको माना जा सकता है कि यू हैव सम बॉडी ऑफ वर्क। आई थिंक वो किसी के पास भी नहीं है। नो वन हैज दैट। इवन राहुल डजंट हैज दैट। मैं कहूँगा, ये मेरा अपना मापदंड है, समझने की कोशिश मैं कर रहा हूँ। क्योंकि आप एक रियलिटी शो में आप आते हैं, एक और रियलिटी शो में आप आते हैं, और उसमें जैसे बिग बॉस में ही डिड वेल, मतलब उसने सबको बहुत एंटरटेन किया, एंड ही बिल्ट अ बिग फैन बेस एंड एवरीथिंग। ही अर्नड अ लॉट ऑफ मनी एंड गुड फॉर हिम। अच्छी चीज़ है कि ही डिड दैट, और बहुत हार्ड वर्क भी उसने किया है, उस चीज़ को भी मैं मानता हूँ। बट एक चीज़ है कि अब मेरे लिए, अभिजीत के लिए, वी आर रिलेटिवली, I'll say, more simple minded. He is a little bit more aggressive in terms of his approach. उसके लिए बहुत ज़रूरी था, he has always, जितना मैंने समझा है कि उसको पावर एक्यूमुलेट करना, पावर हासिल करना बहुत अच्छा लगता है। So he has always been with people who are very powerful. He's got very good connections in the political circuit. सो उस हिसाब से वो जो है हमसे अलग रहा हमेशा। बट मैं ऐसे कहूँगा कि आपको बिग बॉस के लिए भी याद किया जा सकता है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, बट मुझे लगता है ज़्यादा लंबे समय के लिए एक सिंगर को, क्योंकि वही उसका प्राइमरी वर्क है ना, वही आप उसी से आप बाहर आ सकते हो, कुछ भी कर सकते हो। उस समय भी क्या आपका अटैचमेंट राहुल के साथ इतना नहीं था जब लोग एक साथ थे? मुझे एक्चुअली थोड़ा सा मैं इंटिमिडेट होता था, कहीं ना कहीं उसके द वे यूज टू कैरी हिमसेल्फ, द वे यूज टू जैसे कुछ लोग होते हैं, और मुझे इस चीज़ को मैं कैमरे में बात कर सकता हूँ कि अब मैं कितना उसको समझता हूँ मुझे पता नहीं है, इसको सही गलत मैं नहीं मान रहा हूँ, बट कई लोग अपने आप को बहुत आगे रखते हैं, इस हद तक आगे रखते हैं कि वो दूसरे को ऐसे निकाल देते हैं। he has that kind of a nature, and कहीं ना कहीं अभी जाके मैं समझाऊं कि it is the insecurity inside, that great insecurity inside that makes you do that. आप किसी को अपने सामने स्टैंड नहीं होने देना चाहते हो। सो उस वजह से कभी भी
ही इज़ अ गुड पर्सन आई थिंक समवेयर बिकॉज ही इज़ अप्रिशिएटेड इन हिज फ्रेंड सर्कल जितना मैं जानता हूँ, बीइंग अ गुड फ्रेंड. So there is a different side also to him, but professional side, in his professional side, he is like कि वो एक परिंदे को भी पर ना मारने दे, इस तरीके का उसका एक है, एटीट्यूड है. सो उस चलते और एक दो चीज़ें ऐसी कई बार हम लोग की ऐसी हो गई, यू नो द वे ही स्पोक विथ मी एट टाइम्स. सो मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लगा कि यार नहीं, आई थिंक दोस्ती ऐसा इतने अच्छे नोट पे होना सा मुश्किल है, बिकॉज यू नो व्हेन यू वांट टू बी इन क्लोज टू समवन देन दैट लेवल ऑफ कंफर्ट शुड आल्सो बी देयर, यू नो. सो वो चीज़ बाकी लोग के साथ आई थिंक आई एम क्वाइट कंफर्टेबल, बट राहुल के साथ वो चीज़ कभी तो ये शो के दौरान, इंडियन आइडल के दौरान उन्होंने कुछ कमेंट्स कही थी जो आपको हर्ट की थी, या शो के बाद भी उन्होंने कुछ कमेंट्स कहे थे? ये कब था, ये कब वो उन्होंने दो तीन शो चीजें के दौरान से ही, मतलब शो से ही शुरू हुआ. मतलब इनफैक्ट ये चीज़ कैमरा पे भी आया, वो जब वी वर इन, मतलब जब गालास जो फाइनल जो राउंड्स होते हैं टॉप 11-12 में हम नहीं भी पहुंचे थे, उसके पहले जैसे अर्ली ऑडिशंस के दौरान भी ये चीज़ें होने लगी थी. मेरा उसका झगड़े वगड़े होते थे, एंड ही वाज बेसिकली, वो होता है ना एक मुंबईआइट था वो, तो क्या है थोड़ा सा आपको थोड़ा सा मिर्ची लगाना, इस तरीके की चीज़ें, थोड़ा ऐसी बातें बोलना जो आपको इंस्टिगेट कर दे. और मैं एकदम मैं आ रहा हूँ यू नो फ्रॉम अ स्मॉल टाउन, तो मैं बहुत इजीली से इंस्टिगेट, मैं ऑफेंड होता था. मैं अभी भी थोड़ा बहुत ऑफेंड हो जाता हूँ, इट्स दैट्स अ रियलिटी. उसको ऑफेंड करने में बड़ा मज़ा आता है. सो ही यूज्ड टू डू दैट, एंड शो के दौरान भी मुझे हमेशा से ऐसा लगा कि इसको रिस्पेक्ट नहीं है लोगों की, राहुल यू नो. को। हाँ, मतलब कैमरामैन को ऐसे नाम से ऐसे बुलाता था, किसी का भी मजाक उड़ाता था वो. मतलब वो एक उसका, दैट इज हिज एक्सटर्नल साइड, बट एट द सेम टाइम आई नो कि उसने अपनी बहन की शादी करवाई. ही इज़ अ वेरी गुड, मतलब सन फॉर श्योर. ही इज़ अ वेरी गुड, आई एम श्योर ही मस्ट बी अ वेरी गुड हस्बैंड एज वेल. आई एम नॉट वेरी श्योर, उस चीज़ में मैं नहीं जानता हूँ, बट आई एम श्योर कि ही इज़ अ वेरी गुड सन, माइट बी अ वेरी गुड फ्रेंड. बट कुछ चीज़ें हैं, मतलब प्रोफेशनली आप उसका एक फेमस डायलॉग है कि मैं एक, वो जो हमेशा लोग करते हैं बात यहाँ पर, कि मैं 18 की उम्र में मैं 30 साल के लोगों को खा जाता था. राहुल कहते थे ये। ये वो ऐसे बोलता है कि जब मैं 18 का था तभी मैं खा जाता उसको, यू नो 30 साल के इंसान को खा जाता इन द सेंस, मतलब यू नो व्हाट आई मीन इट्स इन द सेंस. सो मैं थोड़ा सा इन सारी चीज़ों से मुझे थोड़ा अजीब सा ही लगता था कि इतना क्या, मतलब क्या ज़रूरी है क्या. सो बाकी हम सब लोग तो ऐसे अलग अलग तरीके से ही थे, मोर और लेस. प्राजक्ता और अदिति पॉल, आप लोग सब टच में हो काफ़ी हद तक, यस वी आर इन अभी भी? टच. यस यस वी आर. कितने बार मिलते हो, हफ्ते महीनों में? नहीं नहीं, हफ्ते महीने में नहीं मिलते, बट कभी कभार फ़ोन में बात होती रहती है. एंड वी डिड मीट अप एन ईयर बैक. हम लोगों ने कुछ ऐसे कुछ प्रोजेक्ट किया था, तो उस दौरान सबका हमारा मिलना हुआ था. एंड इट्स गुड टू सी एवरीवन डूइंग सो वेल. हर कोई अपने लेवल पे स्ट्रगल कर रहा है, अपना एक मकाम बनाने की कोशिश कर रहा है, कोई हारा नहीं है. बट एक चीज़ होती है कि हर किसी को उतनी, मैं वही कहना चाहता हूँ कि इंडस्ट्री में जो लोग बहुत शार्प होते हैं, जो लोग अपने आप को बहुत फोर्स के साथ आगे बढ़ाने की कोशिश करते हैं, यू नो, उनको थोड़ी जल्दी तरक्की मिलती है, ऐसा होता है. बट मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि हम इवन प्राजक्ता से मैं आज बात करता हूँ, तो वो भी एक छोटे शहर से ही आती है. सो उसको भी ये चीज़ें नहीं समझ आती हैं, बिकॉज इसके लिए बहुत अपने आप को यू नो, मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं बहुत डेस्परेट हो जाना पड़ता है, यू नो, बहुत जलाना पड़ता है अपने आप को, और इनसिक्योर फील करवाना पड़ता है एट टाइम्स. मैंने देखा है जो लोग आगे बढ़ते हैं उनके मन में दे आर नॉट वेरी पीसफुल पीपल. हमेशा एक इनसिक्योरिटी बनी रहती है, एक भूख. भूख बुरी चीज़ है ऐसा नहीं कह रहा मैं, वो नहीं है. बट मुझे लगता है कि जो कुछ जो हम लोग, जैसे हम हैं, जैसे मैं कम फ्रॉम अ स्मॉल टाउन, सो वी वांट टू गो एट आवर ओन पेस. फॉर अस पीस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. इट इज़ अभी नॉट. आपके पास पीस है? यस, आई थिंक आई एम वेरी पीसफुल. लाइफ से क्या एक्सपेक्ट करते हो इस फेज में? I expect to grow naturally and never to give up, and to do things where I want to reach. I definitely want to reach
टू द हाईएस्ट प्लेस, बट मैं फीवरिश नहीं होना चाहता। मैं जब देखता हूँ लोगों को सिर्फ काम 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 पागलों की तरह, और उसके अलावा कुछ ज़िंदगी में कुछ नहीं है, और वही सब कुछ है, और ऐसे, तो वो चीज़ मुझे नहीं चाहिए। आई वॉन्ट टू बी फ्री। ये जो घर में आप जो रहते हैं कांदिवली में, उसका EMI सब पेड? नहीं, इट्स स्टिल गोइंग ऑन। फाइट है? यस, थोड़ा बहुत है, अभी भी फाइट है? थोड़ा बहुत है, बट इट्स ऑल ओके। जैसे मैंने कहा, जब ज़रूरत होती है, मनी कम्स। He comes. Yes, and this thing was told to me by Arijit, that वो देखता था, मतलब that I used to get very worried often. आप उनके साथ टच में, अरिजीत के साथ? अभी तो नहीं, बट उस समय, that during the period of 2006 to I think 9 or 8 or 9, till those 3-4 years we were in touch. एक आध गाने भी बनाए हम लोगों ने साथ में। So उस समय मैं देखता था, he used to be very very simple, the most simplest person on this planet I will feel. So and we all know that, I guess he is like that. So उसने एक बात कहा था कि तुम इतना टेंशन क्यों लेते हो पैसे का, एंड वो समय हवाई चप्पल में घूमता था, हवाई चप्पल, क्यों नहीं, इमेजिन दैट। और इतनी, मतलब, बट ही यूज्ड टू स्पीक विद अ लॉट ऑफ अथॉरिटी, लॉट ऑफ अंडरस्टैंडिंग। सो एक ही चीज़ बोलता था कि मैं तो कभी टेंशन नहीं लेता, मुझे जब भी ज़रूरत होती है मेरे पास पैसे आ जाते हैं, तो इसका टेंशन क्यों लेना है, जस्ट डू योर वर्क, दैट्स इट। थैंक यू सो मच अमित साना। थैंक यू। कितना अच्छा लगा मेरे भाई, कितना दिल से भाई, thank you so माने ऑनेस्टली हाँ, कुछ टाइम पे तुमने मुझे भी इमोशनल कर दिया। Thank you, bhai. Such a beautiful, candid interview, and I think in my last 18-19 years, I have never been so candid, and so I've never felt so, क्या बोलते हैं, open. A very open-hearted conversation, very warm, nice conversation, and thank you for that.